आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके नाम से क्लियर है, वेरी शॉर्ट, पर इसमें जो जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उन पर प्लीज़ आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर एंड मूव्स अलोंग द पाथ OPRQO एज शोन इन फिगर 4.3। आपको डायग्राम दे रखा है। इफ़ ही मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन एट पॉइंट R इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यही क्वेश्चन हो गया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपका पॉइंट R हो, पॉइंट यहाँ पे आप मान लीजिए K हो, पॉइंट Y हो, हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सेम रहना है, बस डायरेक्शन अलग रहेगा। क्योंकि ये एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करेगा। इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है आपका UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए हियर देयरफॉर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब AC योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है V²/R, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/R, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V²/R, ये आप जानते ही हैं। रेडियस है आपका 1 किलोमीटर और स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर को आपको मीटर में करना पड़ेगा ऐसा यूनिट के मुताबिक। तो ये हो जाएगा आपका 10 × 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ये आपको मिल रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब ये कर रहा है सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट, मतलब यहाँ पे ये कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग आरो। तो डायरेक्शन ये आपका हो जाएगा अलोंग आरो, और ये है आपका मैग्नीट्यूड। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। देन 4.17, a particle is projected in air at some angle to the horizontal, moves along parabola as shown in figure 4.4। ये आपका डायग्राम है। where x and y indicate horizontal and vertical directions respectively, show in the diagram direction of velocity and acceleration at points A, B and C। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड है। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। आपने देखा था UCM में, अगर मैं 3 पॉइंट लेता हूँ A, B और C, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ पर है, अगर ये इस तरह से है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है आपने जो जो पॉइंट लिए हैं उससे जो टेंजेंट पास हो रही है उस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। A पॉइंट के लिए ये, B के लिए इधर और C के लिए इधर। ठीक, ये कंसेप्ट हमें यहाँ यूज़ करना है। इसमें आप देखिए ABC, तो A से अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी लाइक दिस। तो डायरेक्शन वेलोसिटी VA आपका इधर होगा। VB, इससे टेंजेंट बनाएंगे आप तो ऐसी जाएगी। देन VC, इससे बनाएंगे तो ऐसी जाएगी। आपको कुछ भी V cos थीटा, V sin थीटा ये सब नहीं लिखना है। उन्होंने सिर्फ आपसे डायरेक्शन का पूछा था, कंपोनेंट्स क्या हैं अगर आप ये ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये है आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। देन एक्सेलरेशन, ये तो उससे भी इजी है। हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ABC पे आपका सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा स्मॉल g, लाइक दिस। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया था। देन 4.18, a ball is thrown from a rooftop at an angle of 45 degree above the horizontal. It hits the ground a few seconds later. At what point during its motion does the ball have, फर्स्ट पार्ट है इसका, ग्रेटेस्ट स्पीड। अब ये क्वेश्चन को आप पिक्टोरिकली समझिए। इन्होंने बोल रखा है रूफ टॉप। ठीक है, पहले हम रूफ टॉप बना लेते हैं। ये रूफ और ये इसका टॉप, ये आपका हो गया रूफ टॉप। अब यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे एक बॉल फेंकी, ये बॉल इस तरह से आएगी और यहाँ पर आके ग्राउंड को हिट कर देगी। अब
आप इसके ऐसा भी क्वेश्चन कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल आपको एक कंसेप्ट लगाना है, थ्रू आउट इट्स मोशन टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पर अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है एक दूसरे से। कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, कहीं पर काइनेटिक ज़्यादा है पोटेंशियल से। अब इसमें आप ही समझिए कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोवेस्ट पॉइंट। अब टोटल एनर्जी आपकी U ये हर जगह सेम रहना है, और U आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उस जगह जहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है, PE इट इज़ इक्वल टू mgh। बॉल का मास तो हर जगह सेम रहना है, G की वैल्यू 9.8 या 10 हर जगह सेम रहना है। जो भी चीज़ चेंज हो रही है वो है आपका H। तो आप देखिए, अगर मैं इसको मानता हूँ पॉइंट A, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट है। एट A PE इज इक्वल्स टू योर टोटल एनर्जी। मैंने बोला है हाईएस्ट, अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी नियर अबाउट टोटल एनर्जी के करीब हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी पर बहुत कम होगी। पर अगर आपने आइडियल केस लिया तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू योर टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी का योगदान रहता है वेलोसिटी की बदौलत, क्योंकि आपका मास तो कांस्टेंट है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो ए पे आपकी स्मॉलेस्ट स्पीड होगी। तो डायग्राम आप बना दीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा एट ए स्पीड विल बी स्मॉलेस्ट। अब इसका उल्टा हाईएस्ट, हाईएस्ट कहाँ पे होगी? ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी। अब आप देखिए, बी पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो रही है ज़ीरो। वही चीज़ मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली ए। अगर ए से थोड़ा हम पहले लेते, जरा सा पहले लेते, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नियर अबाउट टोटल एनर्जी के इक्वल होती, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती, नियर अबाउट ज़ीरो होती। तो यही केस यहाँ पे हो रहा है, इधर उल्टा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नियर अबाउट ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो एट बी और जस्ट बिफोर बी काइनेटिक एनर्जी इज नियरली इक्वल टू योर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक, एट बी आपका आइडियल केस है, इसीलिए मैंने जस्ट बिफोर बी ले लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी का मेन योगदान आपका वेलोसिटी से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मैक्सिमम है। तो ग्रेटेस्ट स्पीड आपकी होगी बिफोर, ब्रैकेट में कर देना आप, जस्ट बिफोर पॉइंट बी। देन ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो ग्रेटेस्ट होना नहीं है, अभी हमने इसका क्वेश्चन देखा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हर पॉइंट पे आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहना है, इसीलिए ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। ये तीनों आपके आंसर्स हैं। देन 4.19, अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज इट्स? ए पार्ट है एक्सेलरेशन एंड बी पार्ट वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये भी डू एज डायरेक्टेड, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके ऐसे ही है। इसका आप ध्यान रखिए, वर्टिकली अपवर्ड। आपकी फुटबॉल जिसको आपने एकदम ऊपर की तरफ किक किया, वो इधर कहीं आएगी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मान लीजिए ये इधर थी, जब ये ऊपर आ रही थी, तो ये पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। उसके बाद ये ऐसी कैसी नीचे जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों की तीनों एक ही डायरेक्शन में है, समझाने के लिए मैंने अलग अलग बनाया है। तीनों है एक ही लाइन में, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, अब वही बात हो गई, तीनों केसेस में आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सेम ही रहना है। जब भी हवा में लॉन्च हो गई है तो सेम वैल्यू जी इन तीनों पॉइंट पे एक्ट कर रही है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, वेरी वेरी इजी। उसके बाद वेलोसिटी, ये भी हमने देख लिया अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर मोशन इस तरह से है तो ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है। यहाँ पर भी वैसा है, इस पॉइंट पे आने के बाद ये नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा जो कि इसको नीचे ले जाएगा। ग्रेजुअली इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, या मुझे बोलना चाहिए मैग्नीट्यूड जो भी रहेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ बढ़ता रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होगा, तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिकॉज
इट इज एट रेस्ट फॉर अ मोमेंट। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। देन 4.20 A, B and C are three non-collinear, non-coplanar vectors. What can you say about direction of A cross B cross C? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इस पर आप ध्यान दीजिए, नॉन कोलिनियर और नॉन प्लेनर। पहले नॉन कोलिनियर, इसका मतलब क्या है? ऐसे वेक्टर्स जो कि एक डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं। एक वेक्टर इस तरह से है तो दूसरा इस तरह से होगा, या इस तरह से या इस तरह से, ऐसा या ऐसा नहीं होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होगा, ये मतलब है। दूसरी चीज़, नॉन कोप्लेनर मतलब क्या है? एक ही प्लेन में नहीं आ रहे हैं। जैसे आपके 3 वेक्टर हैं यहाँ पे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपका यदि एक्स वाई प्लेन में है तो बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ना होते हुए किसी और प्लेन में होगा, मान लीजिए एक्स जेड प्लेन में। सी वेक्टर एक्स वाई एक्स जेड ना होते हुए किसी और प्लेन में होगा, मतलब अब मान लीजिए वाई जेड प्लेन में। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये जो डिटेल्स है, अगर आप इसमें ना भी जाएं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये लेना पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी ये आपको पहले करना है, पैरेंथेसिस में है, बोर्ड मास के हिसाब से पहले ही होगा। तो ये आपको एक वेक्टर देगा, मान लीजिए डी वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये चीज़ आप जानते हैं, ये होता है आपके क्रॉस प्रोडक्ट में। कोई से भी 2 वेक्टर्स का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आपको वो वेक्टर मिलता है जो कि उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। तो यहाँ पे डी बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए क्रॉस डी। अब ए क्रॉस डी करने पर आप मान लीजिए आपको मिल रहा है ई वेक्टर, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक, अब इसको आप सोचिए कि ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है और साथ में उस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है जो कि बी और सी के परपेंडिकुलर था। ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ई परपेंडिकुलर था डी के और डी परपेंडिकुलर है बी और सी के, तो सीधी सी बात है बी और सी दोनों थे आपके नॉन कोप्लेनर। अब मैं मान लेता हूं आपका सी जो है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस समझने के तौर पे, और बी ये है आपके अलोंग वाई एक्सिस। हालांकि है प्लेन में, पर अभी मैं एक्सिस के हिसाब से मान लेता हूं। तो डी वेक्टर क्या होगा आपका? ऑब्वियसली जेड वेक्टर के अलोंग, तो ही जाके ये बी और सी के परपेंडिकुलर हो पाएगा। आप जानते हैं जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ सी है, वाई एक्सिस की तरफ बी है, तो डी वेक्टर को जेड एक्सिस की तरफ होना पड़ेगा तो ही इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आपका जो ई है ये डी के परपेंडिकुलर है, तो इस डी के परपेंडिकुलर कोई भी चीज़ अगर होती है तो वो एक्स वाई में ही होगी, या तो एक्स में होगी या तो वाई में होगी। कितना आसान हो गया। तो ई या तो एक्स एक्सिस में होगा या तो वाई एक्सिस में होगा। हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम तो समझ सकते हैं, पर जेड एक्सिस में या ऑपोजिट ऑफ जेड एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस में नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ई वेक्टर ये इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है और साथ में ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इस तरह से इसको आप समझ के करिएगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये क्या है? पहली चीज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और इन द प्लेन लाइज इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये आपका आंसर है।